गुड इवनिंग क्लास, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि हमारा कैब का एग्ज़ाम आ रहा है। डैट इज़ ये जो एग्ज़ाम है, ये कौन सा एग्ज़ाम है आपका, मैं यहाँ आपको बता रही हूँ नेक्स्ट पेज पर कि ये जो हमारा कैब का एग्ज़ाम आएगा आपका, ये सर्टिफाइड एसोसिएशन है हमारी अकाउंट्स की। डैट मीन्स ये बैंकर्स के साथ रिलेट करता है। सर्टिफाइड एसोसिएशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। तो ये हमारा कैब का एग्ज़ाम हो रहा है इस एसोसिएशन के द्वारा, इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जो कि नियर अबाउट आपका विंटर सेशन में होता है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम हमारा विंटर सेशन में ही होगा। तो देखिए, ये हमारा रेनी सीजन चल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये आपका अगस्त सितंबर का मंथ आ रहा है। ठीक है, तो अगर अब आप इस एग्ज़ाम के लिए, अब ये निकलता है हर एक साल, इसका एक पैटर्न है एग्ज़ाम निकालने का, शेड्यूल होता है ये एग्ज़ाम। तो हम यहाँ पर नॉलेजिस्ट आपके लिए इसके लिए एक क्लास लेकर आए हैं कि इस एग्ज़ाम को तैयार करवाने के लिए फॉर यू, मतलब आप सभी के लिए ये एक क्लास स्टार्ट की है हमने, जिसमें हम आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। तो ये जो एग्ज़ाम निकलेगा आप में, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि रीजनिंग होता है, क्वांट होता है, इंग्लिश होता है बेसिकली। तो ये बैंकर्स के साथ रिलेट करता है। तो कुछ आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे जो आपके कॉमर्स बैकग्राउंड के साथ, या फिर जिनका बैंक्स में यूज़ किया जाता है। तो उनमें से एक सब्जेक्ट है हमारा स्टैटिस्टिक्स का, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये स्टैट्स वैसे एक हल्का सा लिंक रखता है इकोनॉमिक्स के साथ। तो यहाँ पर मैं प्रीति सिंह आपको वेलकम करती हूँ हमारी आज की फर्स्ट क्लास में, जहाँ पर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगी। डेली बेसिस पर ये क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है, और हम रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, जो चीज़ें आपको आपके एग्ज़ाम में काम आएंगी। तो चलिए, टाइम को बिना वेस्ट करते हुए मैं आपको स्टैटिस्टिक्स सिखाती हूँ। स्टैटिस्टिक्स की एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको पहले मीनिंग करवाऊंगी। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड से प्लस इटालियन और जर्मन वर्ड से, इन तीनों लैंग्वेजेस के वर्ड से उठाया गया था, जिसका मतलब होता है स्टेट रिलेटेड डाटा। वो डाटा, वो तथ्य आपका जो किसी भी राज्य के साथ रिलेट करता है। ठीक है, अब उस राज्य की पॉपुलेशन हो सकती है, वहाँ की उस राज्य की इनकम हो सकती है, वहाँ का लिटरेसी रेट हो सकता है, आपका कोई भी चीज़ हो सकती है, बस वो क्या है, एक राज्य का डाटा है। और ये जो वर्ड है आपका, ये जो सेंटेंस है, सॉरी सेंटेंस कह रही हूँ, वर्ड है आपका, ये सबसे पहले प्रोफेसर एक्नेवॉल ने 1749 में इसको यूज़ किया था। और यहाँ पर उन्होंने इसका यूज़ किस में किया था, पॉलिटिकल साइंस में किया था, सामाजिक शास्त्र में, डेट इज पोल साइंस में इसका यूज़ किया गया था। हम जैसे कि आप देखते होंगे कि हमारी लोकसभा राज्यसभा में मीटिंग्स होती हैं, स्पीकर बैठता है, वो अपने जो एमएलएस वगैरह होते हैं वो अपना डाटा बताते हैं कि हाँ, इस पॉलिसी के साथ, जैसे स्वच्छ भारत अभियान में कितना एक्सपेंडिचर किया है आपने, हम आने वाले सालों में कौन सी नई पॉलिसीज लाने का सोच रहे हैं। तो ये मतलब ये जो वर्ड था आपका स्टैटिस्टिक्स, इसका 1749 में प्रोफेसर एक्नेवॉल ने सबसे पहले यूज पोल साइंस में किया था, रेफरिंग टू अ पोल साइंस के रिलेटेड किया था। ओके, क्लियर। हाँ जी। देन उसके बाद क्या आता है, और ये सबसे पहले कहाँ पर यूज किया जाता था, एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू पर्पसेस में किया जाता था। देखिए, हेलो बच्चे, आई एम ऑडिबल टू ऑल और नॉट। चलिए, एक बार मैं आपको सबसे स्टार्टिंग से बता देती हूँ।
गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम प्रीति सिंह है। यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट कर रहे थे, जहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि ये सबसे पहले ये वर्ड था हमारा स्टैटिस्टिक्स का। ये हमारे राज्य में यूज़ किया जाता था, स्टेट रिलेटेड में, ठीक है। और किसके द्वारा किया जाता था? किंग्स के द्वारा यूज़ किया जाता था। वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के लिए और रेवेन्यू पर्पसेस के लिए किया जाता था। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब राज्य को चलाने के लिए, और रेवेन्यू पर्पसेस मतलब इनकम कहाँ से आ रही है, कहाँ पर खर्चे हो रहे हैं, उस पैसे को हमने कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ऐसे सारे डिसीजंस लेने में वो कर रहे थे। देन उसके बाद समय के हिसाब से इस वर्ड का यूज जो था एक्सपैंड होता गया, इसका यूसेज होने लगा, और इस वर्ड का यूज हम अपने बिजनेस एंड कॉमर्स में करने लगे, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स में करने लगे, प्लानिंग में करने लगे, सोशल एंड नेचुरल साइंसेस में करने लगे। मतलब समय के हिसाब से इस वर्ड का यूज या फिर इसकी कह दो वैल्यू जो थी बढ़ती गई, और हर एक तरह के फील्ड्स में इसका यूज होने लगा। देन अब क्या है, अब हमारा जो आज का मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स है वो क्या काम करता है? आपका आज का मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल अदा करता है आपके डाटा को एनालाइज करने में, डाटा को कंपेयर करने में। मेरे पास कोई भी डाटा, मेरे पास सपोज करिए मेरे पास एक स्कूल है ए, यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब इसमें कुछ गर्ल्स होंगी, कुछ बॉयज होंगे आपके, ठीक है। तो कुछ मेरे पास, हाँ जी, तो यहाँ पर हम थे, यहाँ पर मेरे पास कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज़ हैं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर मैंने हर एक क्लास में कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज़ हैं सब कुछ देख रही हूँ। गर्ल्स ज़्यादा है कि बॉयज़ ज़्यादा है, तो डाटा को एनालाइज किया हमने, छांट बीट की है उसकी। देन उसके बाद हम उसको कंपेयर करें कि कहाँ पर गर्ल्स की अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, कौन से फील्ड्स में बॉयज़ की अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, और बाद में उससे हमने क्या रिजल्ट निकाला कि इस स्कूल में क्या है, इनकी एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छी है, बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, बच्चे क्या कह दो अटेंडेंस उनकी बहुत ही अच्छी है, पंचुअल हैं पढ़ने में, टीचर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है क्योंकि वो बच्चों के मार्क्स से पता चल रही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी डाटा आपने एनालाइज किया, कंपेयर किया, हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। इंटरप्रेट का मतलब उसमें से जो भी यूजफुल डाटा आपको चाहिए आप सिर्फ उसको निकाल लेते हो बाहर, और ये डाटा आपका रियल लाइफ डाटा होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली नेचुरली जो चीज़ें हो रही हैं, अब जैसे कि कोई भी आपकी जनधन योजना हो गई, सरकार जो भी पॉलिसीज नीतियां लेकर आ रही हैं, तो उन नीतियों के पीछे कितने लोगों ने अकाउंट्स खुलवाए और जीरो बैलेंस के साथ, कितने उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारा डाटा आपका कौन सा डाटा होता है? रियल लाइफ डाटा, जो इन रियल में लोग कर रहे हैं। जैसे कि आपका स्टूडेंट के मार्क्स बच्चे ने अचीव किए तभी उसको आए हैं, पेशेंट का रिकॉर्ड, मॉर्टेलिटी रेट, इकोनॉमिक ट्रेंड्स, किसी चीज़ का क्या ट्रेंड जा रहा है और स्पोर्ट्स का स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये जो डाटा होता है हमारा स्टैट्स में, तो डाटा तो आपके पास दो तरह का होगा ना। अब जैसे मैंने बता दिया कि टीचर्स बहुत पंचुअल हैं, तो टीचर पंचुअल है ये उसकी क्वालिटी है, ठीक है। और अगर टीचर की पंचुअलिटी की वजह से बच्चे अच्छा परफॉर्म कर पा रहे, बच्चों के नंबर अच्छे आ रहे, तो वो क्या है, हमारा क्वांटिटेटिव डाटा है। तो स्टैट्स में हम दोनों तरह का डाटा पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज अ क्वालिटेटिव डाटा एंड द सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव डाटा। लेकिन क्वालिटेटिव डाटा आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, किसी चीज़ को विस्तार में बताएगा, लेकिन आपका जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है किसी चीज़ को न्यूमेरिकली फिगर्स में 1 2 3 ऐसे वर्ड्स में बताएगा, सॉरी न्यूमेरिकल फिगर्स हैं ये हमारे, इसमें बताएगा। और यहाँ पर आपका अल्फ़ाबेट्स का कोई यूज़ नहीं किया जाता है, क्लियर। और जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है, डाटा तो दो तरह का ही होता है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स आपका किसका यूज़ करता है? स्टैटिस्टिक्स सिर्फ यूज़ करता है आपका क्वांटिटेटिव ही डाटा का, जहाँ पर नंबर होते हैं 1 2 3 4, और इन्हीं का यूज़ किया जाता है आगे कैलकुलेशंस करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए। हाँ जी, क्लियर टू ऑल, ओके। अब स्टैट्स का मीनिंग तो पता चल गया आपको कि स्टैट्स का मीनिंग क्या है, लेकिन स्टैट्स के मीनिंग के साथ अब मेरे को मीनिंग पता है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता, लेकिन अगर इससे कुछ पता चलेगा कि मुझे ये फ़ायदा होगा तभी मैं उसको आगे पढ़ूंगी। तो देन अब हमने सेकंड टॉपिक क्या करना है, हमने करने हैं स्टैटिस्टिक्स के ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप स्टैट्स को पढ़ते हो, उसको अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, इसके फॉर्मूलाज मेथड्स को अप्लाई करते हो, तो आपको कौन सी चीज़ों का ज्ञान होगा, क्या क्या आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो हमारा आज का सेकंड टॉपिक है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हाँ जी,
सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से आपको पता चलता है कि कैसे आपने डाटा को कलेक्ट करना है प्रॉपर वे में, ठीक है। एक यहाँ पर तरीका बताया जाता है कि जैसे गर्ल्स और बॉयज़ का डाटा है, मैं ऐसे लाइन में भी लिख सकती हूँ, ऐसे बॉयज़ लिख दिए, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब इन्होंने बता दिया कि यहाँ पर आपने 2 टेबल्स डाली है, यहाँ पर गर्ल्स का नाम दे दिया, यहाँ पर बॉयज़, यहाँ पर क्लास 1 2 3 4, यहाँ पर ऐसे इनका डाटा लिखते जाइए। तो डैट मीन्स ये सारी चीज़ों कैसे डाटा को रिप्रेजेंट करना है, कैसे डाटा को कलेक्ट करना है, जो आपका टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो और आपकी मनी की वेस्टेज भी ना हो। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से आपको पता चलेगा कि आप डाटा को कैसे अच्छे से कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर, ओके। देन उसके बाद फर्स्ट वन ये हो गया। सेकंड में क्या आइए, यहाँ पर आपको पता चलता है कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से कि कौन सा मेथड मैंने कहाँ पर अप्लाई करना है और उस स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। अब मेरे पास गर्ल्स और बॉयज़ का डाटा है, मैंने इनकी परफॉर्मेंस को चेक करना है या फिर इन दोनों में आपस में क्या लिंक है। तो लिंक को अगर आपने देखना है किसी 2 तरह के डाटा को, तो आप कोरिलेशन पढ़ते हो, ठीक है। अब इन दोनों में क्या विभिन्नता है, डिफ्रेंसिएशंस क्या हैं, तो यहाँ पर मैं क्या पढ़ूंगी, यहाँ पर मैं स्टैट्स का मेथड अप्लाई करूंगी, डेट इज रिग्रेशन। चलिए, ये मेथड्स के नेम्स अभी सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, इनको हमने आगे सब कुछ पढ़ना है, ये सारा ही आपका सिलेबस है। तो यहाँ पर आपको पता चलता है डाटा को देखकर, डाटा को समझकर कि इस डाटा से अगर मैंने ये वाला रिजल्ट निकालना है तो मुझे स्टैट्स का कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा। तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स टू अप्लाई द राइट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मेथड। स्टैट्स ही आपको मदद करेगा कि कहाँ पर आपने सही वाला स्टैट्स का मेथड अप्लाई करना है। अब डाटा को कलेक्ट करना तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन डाटा ने कलेक्ट कर लिया, फॉर्मूला लगा दिया, सब कुछ हो गया। तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि डाटा को आपने कैसे प्रेजेंट करना है, सो डैट आपका जो रिजल्ट आपने निकाला वो इफेक्टिवली किसी को दिखकर आए, ठीक है। अब मैंने गर्ल्स और बॉयज़ का बता दिया कि जी गर्ल्स की परफॉर्मेंस मैथ्स में क्या है, वीक है इन कंपैरिजन टू बॉयज़, बॉयज़ का जो मैथ है वो स्ट्रांग है, मैंने इसको लाइन में लिख दिया। तो मैं बताऊंगी कि गर्ल्स के ओवरऑल एवरेज क्या है मैथ्स के नंबरों का, बॉयज़ के ओवरऑल एवरेज क्या है नंबर्स का। तो फिर जिससे क्या है कंपैरिजन पता चलता है कि गर्ल्स का 20% मैथ के नंबर जो हैं इनके कम है इन कंपैरिजन टू बॉयज़, इस तरीके से। तो ये आपको बताता है कि कैसे आपने डाटा को प्रेजेंट करना है अच्छे से, सो डैट वो जो रिजल्ट आपने वहाँ से निकाला है वो इफेक्टिवली आपको दिख कर आए। हाँ जी, क्लियर, ओके। देन उसके बाद आइए, ये आपको क्या है फैमिलियर मतलब जब हम किसी चीज़ को यूज़ करने लगते हैं हम उसको क्या है, अब देखिए जब स्टार्टिंग में आप प्लस माइनस के सम करते थे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते थे, तो आपको दिक्कत होती थी, आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगता था उसको करने में, लेकिन अब हम बहुत जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ हो गए, जब हम एक ही चीज़ को बार बार करते रहेंगे तो हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप स्टैट्स को पढ़ेंगे, स्टैट्स का यूज़ करेंगे अपने प्रैक्टिकली लाइफ में, तो ये आपको फैमिलियर कर देगा कैसे आपने डाटा की क्लासिफिकेशन करनी है, डाटा की टैबुलेशन करनी है और इसको कैसे प्रेजेंट करना है। टैबुलेशन मतलब ऐसे टेबल की फॉर्म में लिखना है। जैसे एक लाइन में 5 जो है वर्ड, ये क्या है 5 बार आया, तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 लिखा, तो 5 आया, ऐसे 3 4 और ऐसे 5 कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताता है कि कैसे डाटा को आपने क्लासीफाई करना है, टैबुलेशन में दिखाना है और उसकी कैसे प्रेजेंटेशन करनी है। इन सारी चीज़ों से आपको फैमिलियर बना देता है। देन उसके बाद देखिए, रियलाइज द रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन साइंटिफिक डिस्कवरी एंड डाटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग। और ये आपको बताता है कि स्टैट्स का क्या अहम रोल है आपकी साइंटिफिक डिस्कवरी में, डिस्कवरीज वगैरह में क्या इनका रोल होता है, और आप कैसे स्टैटिस्टिक्स से आपने जो डाटा कलेक्ट किया, जो भी रिजल्ट निकाला, इसके बेसिस पर आप कैसे कोई भी डिसीजन लेते हो। डिसीजन लेना कि हाँ भी अब गर्ल्स के ऊपर मैथ का फोकस करना है, हमने गर्ल्स को एक्स्ट्रा क्लासेस देनी है हमने मैथ्स की, तो ये जो भी आपने डिसीजन लिया है तो ये स्टैटिस्टिक्स के बेस के ऊपर लिया, स्टैट्स को अप्लाई करके लिया। तो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि स्टैट्स आपको बताता है कि इसका साइंटिफिक डिस्कवरी में क्या रोल था, प्लस ये आपको क्या है उस रिजल्ट से डिसीजन मेकिंग करने में भी मदद करता है। और यहाँ पर देखिए ये आपको बताएगा लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्टिंग एक्यूरेट डाटा। अब डाटा तो मेरे पास है, गर्ल्स का है, बॉयज़ का है, कितने टीचर्स काम करते हैं, कितने क्लरिकल स्टाफ है, कितने मेल स्टाफ है, कितने फीमेल टीचर्स है, हर एक तरह का डाटा है। लेकिन जो मुझे रिजल्ट निकालना है सिर्फ गर्ल्स और बॉयज़ का, तो मैंने कैसे कहाँ पर कलेक्ट एक्यूरेट वाला डाटा ही करना जो मेरे लिए ज़रूरी है, जो मेरे लिए जायज़ है। हाँ जी, क्लियर।
तो स्टैटिस्टिक्स आपको बताता है कि क्या इंपॉर्टेंस है अगर हम डाटा को एक्यूरेटली क्लियर करेंगे। टाइम आपका बचता है, आपके पैसे बचते हैं, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही एक्यूरेट और प्रिसाइज निकल कर आते हैं, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद कहते हैं प्रिपेयर डाटा करेक्टली फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। देन उसके बाद रिजल्ट वगैरह निकाल दिए, रिजल्ट के बाद आप उसका एनालिसिस करते हो, ठीक है, रिजल्ट सॉरी आप एनालिसिस करते हो, रिजल्ट निकला, देन उसके बाद आप आखिरी में करते हो इंटरप्रिटेशन। तो ये आपको इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है, कौन से इसके तरीके होते हैं, उसके बारे में भी बताएगा कि किस तरह के डाटा के किस तरीके से आपने इंटरप्रिटेशन करनी है और ये सारी चीज़ें आपको। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग के साथ साथ आपको, ठीक है, ये मीनिंग करवाया मैंने आपको, मीनिंग के साथ आपको स्टैट्स के ऑब्जेक्टिव्स समझ आ गए होंगे। हाँ जी, क्लियर, ओके। देन उसके बाद अब मीनिंग कर लिया, ऑब्जेक्टिव्स कर लिया, अब इसके हम करेंगे इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस मतलब स्टैट्स अगर आप यूज करेंगे तो ये क्यों जरूरी है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मकसद, अगर आपने डाटा को कलेक्ट करना है इसलिए आपको स्टैट्स पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपने डाटा की इंटरप्रिटेशन करनी इसलिए आपको स्टैट्स पढ़ना आना चाहिए। इस तरीके से वो है मकसद कि अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव है तो भी ये वाला स्टैट्स पढ़ लो, ये ऑब्जेक्टिव है। देन स्टैट्स की क्या इंपॉर्टेंस है ये हम यहाँ पर करेंगे अपने थर्ड फेज में। ये हमारी थर्ड स्लाइड है आज की। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स कलेक्ट, प्रेजेंट, एनालाइज, इंटरप्रेट डाटा। डाटा को कैसे इकट्ठा करना हमने बता दिया, डाटा को कैसे प्रेजेंट करना ये स्टैट्स बताएगा, डाटा को कैसे आपने एनालाइज करना, एनालाइज करना वो बता दिया। देन उसके बाद कैसे इंटरप्रेट करना, आखिरी में जो भी आपने रिजल्ट निकाला उसको कैसे आपने लिखना है ये भी कौन बताएगा, आपका स्टैटिस्टिक्स ही बताएगा। हाँ जी, क्लियर। और ये आजकल स्टैटिस्टिक्स इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हर एक तरह के फील्ड में यूज़ किया जाता है, चाहे वो बिजनेस हो, मेडिसिन हो, स्पोर्ट्स हो, स्टॉक मार्केट हो, या फिर कोई भी तरह का फील्ड हो सकता है। हर एक तरह के फील्ड में आपको स्टैट्स की इंपॉर्टेंस दिखेगी या फिर स्टैट्स का यूसेज दिखेगा। ओके, क्लियर। और ये तो हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी पढ़ा था कि स्टैट्स आपको डिसीजन मेकिंग में मदद करता है और आगे अपने अपने बिजनेस के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज बनानी है। अब स्ट्रैटेजी बनाई थी कि हमने क्या है, हर एक एम्प्लॉय ने आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करना है या फिर वो घर जाकर भी आज पूरे काम की रिपोर्ट बना कर देगा। तो डेट मीन्स आपको पता चलता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी पहले लगाकर मेरा काम अच्छा हो गया था और इस स्ट्रैटेजी को वेदर मैंने आगे अप्लाई करना कि नहीं। तो ये आपको डिसीजंस को बनाने में भी मदद करेगा, प्लस अपने बिजनेस के लिए आगे कैसे अपने स्ट्रैटेजीज बनानी है, फॉर्म करनी है, उसमें भी मदद करेगा। और स्टैट्स का एक मेथड है आपका टाइम सीरीज एनालिसिस। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस को, तो ये आपको बताता है कि आपका जो पास्ट का डाटा था उससे क्या आउटकम निकला था, क्या रिजल्ट निकला था, और उसी के बेसिस पर आप प्रिडिक्ट करते हो अपना फ्यूचर, ठीक है। तो टाइम सीरीज एनालिसिस आपके पास्ट के डाटा का कलेक्शन करके उससे रिजल्ट निकालती है, आउटकम निकालती है, और उसी आउटकम के बेसिस पर आप अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, फ्यूचर की सेल्स कैसे रहेगी, ठीक है, फ्यूचर में कितना हम रेवेन्यू अर्न करेंगे, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद एक और इसका मेथड है हमारा, डेट इज बेसियन डिसीजन थ्योरी। अब ये जो बेसियन डिसीजन थ्योरी है ये आपको बताती है कि जो भी मेरे पास डाटा गिवन है, जैसे मेरे पास क्या है 4-5 तरह के ऑप्शंस है पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो उसमें से कौन सा बेस्ट रहेगा मेरे लिए ऑप्शन को चूज करने का, ये हम कहाँ पर सीखते हैं, ये हम सीखते हैं बेसियन डिसीजन थ्योरी। सपोज करिए मेरे पास 10,000 रुपीज़ हैं और उन 10,000 रुपये को मैं सोचूं कि कहाँ पर मैं इन्वेस्ट करूँ। मैं एफडी कर सकती हूँ, मैं आरडी कर सकती हूँ, मैं म्यूचुअल फंड्स में लगा सकती हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में लगा सकती हूँ, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। और मैं जैसे अभी मैं एक पर्सन एज ए इन्वेस्टर मैं रिस्क को कम लेना पसंद करती हूँ, ठीक है, मुझे कम रिटर्न आए लेकिन मेरा रिटर्न स्टेबल होना चाहिए। तो ये आपका जो बेसियन डिसीजन थ्योरी है ये मदद करेगी आपको कि आपने सारे जितने भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है उनमें से कौन सी बेस्ट ऑप्शन को आपने चूज करना है। हाँ जी, क्लियर, ओके। और अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में भी स्टैट्स का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हम समझते हैं कि डिमांड, कॉस्ट, प्राइस, क्वांटिटी, ये सारी चीज़ों का आपस में क्या लिंक है। अगर डिमांड बढ़ गई, ठीक है, डिमांड बढ़ गई तो उसकी जो सेल्स हैं वो भी बढ़ जाएंगी। अगर किसी चीज़ का प्राइस हमने बढ़ा दिया तो उसकी जो डिमांड थी वो कम हो जाएगी, इस तरीके से।
तो यहाँ पर आपको स्टैट्स मदद करेगा डिमांड, कॉस्ट, प्राइस, क्वांटिटी, मतलब इकोनॉमिक्स को भी और अच्छे तरीके से पढ़ने में। ओके, क्लियर? हाँ जी। देन उसके बाद लास्ट पॉइंट से हमारा यहाँ पर क्या कहते हैं, यूज टू इवेल्युएट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन बेस्ड ऑन इनकम एंड स्पेंडिंग डाटा। और ये आपको बताती है कि किस हम इवेल्युएट करते हैं, चेक करते हैं, जैसे कि बच्चा पेपर करता है तो हम उसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं पेपर को पूरा पढ़कर, उसको मार्क्स देकर। उसी तरीके से हम स्टैट्स को पढ़कर इवेल्युएट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड कि वो कंज्यूमर कितना सेटिस्फाइड है, ठीक है, उसकी इनकम के हिसाब से, और उसने कितनी स्पेंडिंग की है। तो ये कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के बारे में आपको बताता है, प्लस कंज्यूमर कौन सी इनकम स्लैब में है और वो अपने मंथली इनकम का कितना स्पेंड कर रहा है, इन सारी चीज़ों को भी आपको मदद करेगा। अब एग्जांपल जैसे BMW, ऑडी वगैरह जो कार्स हैं, ये बड़े बड़े लोग यूज़ करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली नहीं यूज़ करती। तो मिडिल क्लास फैमिली क्या करती है, टीवी देखती है ना आपकी, तो टीवी में कभी देखा BMW की ऐड आते या फिर ऑडी की ऐड आते हुए। तो ये हम वो यहाँ से ही पढ़ते हैं, जो मिडिल क्लास पर्सन है उसकी स्पेंडिंग्स इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो हमारे प्रोडक्ट को बाय कर सके, तो इसलिए वो हमारे लिए कोई एफर्ट्स भी नहीं कर रहा, क्योंकि पता है कि ये उनकी रेंज से बाहर है। और जो हाई क्लास सोसाइटी है, पर्सन है, उनको हर एक तरह के कस्टमाइज फीचर्स दिए जाते हैं उनकी कार्स में, ठीक है, उनके व्हीकल्स में, सो डैट वो उनका यूज़ करे और वो वैसे ही कॉस्ट को देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स समझ आ गई होगी। अब देखिए, अब मैंने बताया था कि स्टैट्स का यूज़ हर एक जगह पर किया जाता है, ठीक है। तो स्टैट्स का यूज़ मैंने बताया था आपको बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में किया जाता है, मेडिकल में किया जाता है, वेदर फॉरकास्ट में किया जाता है, स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पर आपको ये जो डॉट्स दिए हैं ना मैंने, ये वाले, तो ये आपको बताते हैं कि एग्जाम्पल्स कि कैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। हाँ जी। तो चलिए सबसे पहले बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो स्टैट्स यहाँ पर आपको मदद करेगा डिसीजन लेने के लिए रिगार्डिंग दी प्रोडक्शन। जैसे कि आपने पहले से ही डिमांड देख ली मार्केट में कितनी है, उस हिसाब से आपने कितनी प्रोडक्शन करनी है उस प्रोडक्ट की। प्रोडक्शन जितनी की थी उस हिसाब से सेल्स आपकी कितनी हुई हैं, आपको कितने प्रॉफिट्स हुए हैं, आपने कहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, फाइनेंस किया था। तो ये सारे डिसीजंस रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, सेल्स, प्रॉफिट, फाइनेंस, ये सारे हम किसकी मदद से लेते हैं, ये हम स्टैटिस्टिक्स की मदद से लेते हैं। देन उसके बाद टाइम सीरीज एनालिसिस जो है, ये आपको क्या है, मदद करता है फ्यूचर का ट्रेंड प्रिडिक्ट करने में कि कैसा फ्यूचर का ट्रेंड रहेगा आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड। आपका प्रोडक्ट का जो है लोग हैबिचुअल हो चुके हैं, या फिर जैसे लेज वगैरह अपने टाइम टू टाइम उसमें वर्जन देते रहते हैं टेस्ट में, तो उनको पता है कि जो कंज्यूमर का टेस्ट होता है वो एक समय के बाद चेंज हो जाता है। तो ये आपको अपने फ्यूचर के ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। देन उसके बाद आता है आपकी बेसिक डिसीजन थ्योरी। बेसिक डिसीजन थ्योरी क्या है, आपको मैंने बताया था कि आपके पास जो भी ऑप्शंस गिवन होती है उसमें से बेस्ट वाली चूज करने में मदद करेगा। मैंने अपने बिजनेस के लिए 4-5 तरह की स्ट्रेटजीज बनाई हैं, ठीक है। तो उन 4-5 स्ट्रेटजीज में से कौन सी मेरे बिजनेस के लिए बेस्ट रहेगी, इसका डिसीजन मैं बेसिक डिसीजन थ्योरी के हिसाब से या फिर उसकी मदद से लूंगी। देन उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में आप डिमांड को एनालाइज करते हो, आप कॉस्ट को, प्राइस को, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हो, पढ़ते हो, समझते हो, जो कि सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही पॉसिबल हो पा रहा है आपका। हाँ जी, क्लियर? ओके, चलिए। देन उसके बाद आ गया हमारा मेडिकल का फील्ड। तो ये जो हमारा मेडिकल का फील्ड है, यहाँ पर आप क्लिनिकल रिसर्च करते हैं टू टेस्ट ट्रीटमेंट्स एंड कंपेयर थेरेपीज। जैसे कि सपोज करिए किसी को किसी के ना पैर में चोट लगी है, तो हम उसको बताते हैं कि ये जो चोट है आप फिजियोथेरेपी से भी सही करवा सकते हो, ठीक है। आप मालिश करवाएंगे तो आपको क्या है 1 या 2 महीना सही, मतलब टाइम लग जाएगा इस चीज़ को सही होने में, आप चल पाएंगे। अगर आप बात करेंगे तो अगर आप मतलब क्या है, हमारी जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, अगर आप इस मेडिसिन को मतलब क्या है डेली खाएंगे तो आपको क्या है 1.5 महीना लगेगा केवल, या फिर आप 1 महीने में ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपने क्लिनिकल रिसर्चेस की होती हैं, ठीक है, हम उनको टेस्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लग सकती है। अब जो बंदा शुगर का पेशेंट है तो हम उसको किसी क्या कहते हैं
ऑपरेशन की सजेशन नहीं देते क्योंकि हमें पता है कि उनके घाव नहीं भरते हैं जल्दी। हम उनको कहते हैं कि आपको जो भी दिक्कत है, सपोज करिए आपके स्टोन है कोई, ठीक है, पेट में या फिर कहीं भी आपकी बॉडी में स्टोन है, तो हम कहते हैं कि आप मेडिसिन से इसको क्या है रिमूव करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स से ही आपको मदद करता है कि हमारी बीमारियों के जो भी ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, तो हम कौन सा ट्रीटमेंट कैसे पर्सन पर लगेगा, कितना टाइम लगेगा उसको सही होने पर, और यहाँ पर हम डिफरेंट जो थेरेपीज होती हैं उनको भी हम कंपेयर कर पा रहे हैं। क्लियर? देन उसके बाद कहते हैं हेल्प्स डिसाइड बेस्ट ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स। और ये यहाँ पर आपको बताता है कि जैसे अब एक कोई पर्सन है, ठीक है, सपोज करिए उसको कैंसर की प्रॉब्लम है, तो हम इसको कीमोथेरेपी भी कहते हैं कि आपको कीमोथेरेपी भी करवानी पड़ेगी, ठीक है, प्लस आपकी जो मेडिसिन वगैरह है आपको उसको भी खाना पड़ेगा, तभी आप मतलब क्या है इस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे। अगर आपकी कोई भी दिक्कत है कुछ भी, तो हम एक समय पर दो तरह की चीज़ें भी तो करवाते हैं। परहेज करिए, है ना, सैर करिए सुबह, या फिर आप कहते हैं कि जिनके फैट बहुत ज़्यादा तो आप फैट वाली चीज़ें मत खाइए। आपका जो ब्लड होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या थिक है, तो आप ऐसी चीज़ें नहीं खाएंगे, गर्म चीज़ें आप खाना परहेज करिए। ऐसे कोई भी चीज़ें होती है तो हम यहाँ पर मेडिकल में स्टैट्स का ये यूज़ किया जाता है। ये आपको क्या है डिफरेंट डिफरेंट कम्बिनेशंस बताता है कि आपको अपनी दिक्कत के हिसाब से कौन से कम्बिनेशंस का यूज़ करना चाहिए। हाँ जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बिजनेस और इकोनॉमिक्स एंड मेडिकल ये 2 पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। देन उसके बाद आता है वेदर फॉरकास्ट। वेदर फॉरकास्ट रिग्रेशन एंड टाइम सीरीज मेथड्स। रिग्रेशन का मतलब होता है विभिन्नता। रिग्रेशन में होता है कि 2 तरह का डाटा है, गर्ल्स के मार्क्स और आप मान लो यहाँ पर गर्ल्स के मार्क्स प्लस अब किस जो 2 चीज़ों का जिनका कोई लिंक नहीं निकल कर आ रहा है, प्लस स्कूल की आपकी क्या है, स्कूल के आपके हाइजीन फैक्टर्स, साफ सफाई। इन 2 चीज़ों में क्या लिंक है? नंबर इसलिए ज़्यादा आ रहे क्योंकि कॉलेज में सफाई ज़्यादा है, नंबर इसलिए कम आ रहे क्योंकि सफाई कम है। तो यहाँ पर रिग्रेशन आपको बताता है कि 2 जो आपके पास डाटा है उनमें क्या है, कितनी ज़्यादा विभिन्नता है, वो दोनों डाटा आपस से कितने ज़्यादा लिंक ही नहीं कर रहे, नॉन लिंक्ड डाटा है। तो यहाँ पर वेदर फॉरकास्ट में अब जैसे आज धूप निकली थी, तो आज धूप निकल कर कल आपको बारिश होगी, तो इन दोनों चीज़ों का कोई लिंक बन रहा है? नहीं बन रहा, दोनों चीज़ें बहुत ही अलग अलग हैं। और यही अगर आपके वहां पर वेदर क्या है बादल हुए, तो हम उम्मीद करते कि कहीं पर या तो बारिश हो रही होगी, या तो कल या परसों तक या फिर आज रात तक यहाँ पर बारिश होगी। तो वेदर फॉरकास्ट में रिग्रेशन एंड टाइम सीरीज मेथड्स आपको मदद करता है वेदर का पैटर्न प्रिडिक्ट करने में कि आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा। हाँ जी, क्लियर टू ऑल? चलिए नेक्स्ट करते हैं स्टॉक मार्केट। तो देखिए स्टॉक मार्केट में क्या होता है, यहाँ पर आपको स्टॉक के जो प्राइसेस होते हैं हम उसको प्रिडिक्ट करने की में मदद करते हैं यूजिंग को रिलेशन एंड रिग्रेशन। रिग्रेशन आपकी विभिन्नता बताता है, 2 चीजें आपस में कितनी नॉन लिंक्ड है, ये कौन बताएगा? ये रिग्रेशन बताएगा। देन उसके बाद जो को रिलेशन है ये बताता है दोनों चीजों में आपस में लिंक क्या है, कितनी आपस में क्या है रिलेट कर रही हैं। शादियों का सीजन, तो गोल्ड डिमांड ज्यादा होती है, तो हमें पता है कि गोल्ड के जो प्राइसेस है वो भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। और शादियों के ना सीजन होना, या फिर जो ये बारिश का बरसात का मौसम होता है, बारिश के समय में ये मानसून वाला है और ये जो हमारा सावन का महीना चलता है, इस टाइम पर गोल्ड की डिमांड कम हो जाती है, ठीक है, और इसलिए इनके प्राइस में भी कुछ आपको डिक्रीज देखने को मिलता है, नॉमिनल 1-2% कुछ ऐसा हो सकता है आपका। हाँ जी, क्लियर? तो यहाँ पर आपको क्या बताया जाता है कि स्टॉक मार्केट में आप को रिलेशन और रिग्रेशन से स्टॉक के प्राइसेस को प्रिडिक्ट करते हैं। आप रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस करते हैं कि अगर मैंने ज़्यादा रिस्क उठाया, ठीक है, तो मेरे को रिटर्न भी ज़्यादा आ सकते हैं। जितना ज़्यादा मैं रिस्क कम उठाऊंगी तो मेरे को रिटर्न कम होने के चांसेस कम है, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस किया जाता है।
जो कि आप पोर्टफोलियो में या फिर म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट में करते हो कि कौन से तरह के म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाना चाहिए, किस में ना लगाऊं, स्टॉक मार्केट में लगा दूं, किसी को उधार पर दे दूं, लैंड कर दूं पैसे, लेकिन वहां से ब्याज ज़्यादा आएगा। अब एक बंदा मेरे को महीने के 1 लाख के ऊपर 5% ब्याज दे रहा, 5,000 आ गया, और यही अगर 1 लाख में अपने बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रख दूंगी तो वो तो मुझे क्या है 1 या 2% देंगे, 1 या 2 हज़ार आएगा, 1 महीने का, 1 साल का आएगा। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा मैंने रिस्क उठाया पैसे डूबने का, तो मुझे प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा ना। तो यहाँ पर आप रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस करते हैं कि किस हिसाब से आप कितना रिस्क उठा पा रहे हो और आपको कितने रिटर्न्स आ रहे हैं। ओके, देन उसके बाद आ जाइए बैंकिंग में। क्रेडिट पॉलिसीज आर मेड यूजिंग द स्टैट्स ऑन डिपॉजिट्स कस्टमर बेस्ड प्रॉफिटेबिलिटी। आपके मतलब कस्टमर, जैसे कि अब मैं पर्सन हूँ, सपोज करिए मेरा नाम है प्रीति सिंह, तो मैं यहाँ पर अब मेरे ना अगर मैंने कोई लोन उठाना बैंक में तो मेरा सिबिल स्कोर देखा जाता है। सिबिल स्कोर में होता है, सिबिल स्कोर में क्या होता है आपका कि मतलब इनकी क्या है, इनकम के सोर्सेज कितने हैं, ठीक है, इनकी एक्सपेंडिचर की हैबिट कैसी है, इनकी पहले कोई लोन तो नहीं चल रहे, ये कोई डिफॉल्टर तो नहीं किसी बैंक की तरह से, ठीक है, आप कितना क्या है क्रेडिट। तो ये जो मेरे लिए उन्होंने क्रेडिट पॉलिसी बनाने की, आप ना इस चीज़ के ऊपर जो भी, जैसे सपोज करिए मैंने कोई लैंड मॉर्टगेज कर दिया, गिरवी रख दिया बैंक के पास, या फिर इसको प्लेज कर दिया, तो अब ये 10 लाख का जो था, तो वो कह रहे कि आपको क्या है, आपके सिविल स्कोर के हिसाब से वैसे तो 8 लाख मिल जाता है, लेकिन सिर्फ आपको 6 लाख तक ही हम लोन दे सकते हैं। तो ये हमारे लिए यहाँ पर क्रेडिट पॉलिसीज बनाते हैं, और वो क्रेडिट पॉलिसी आपके स्टैट्स को यूज करके बनाई जाती है। मेरे इनके पास मेरा डाटा पड़ा था ना हर एक तरह का, कि मेरी डिपॉजिट्स कैसी हैं, मेरा कस्टमर बेस कैसा है, और उनको प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, ये सारी चीजें। हाँ जी, क्लियर, ओके। देन उसके बाद आइए यहाँ पर, कह रहे जो हमारी प्रोबेबिलिटी थ्योरी होती है, ये यूज किया जाता है रिस्क की असेसमेंट करने के लिए एंड क्रेडिट इवेल्यूशन करने के लिए। रिस्क असेस करना कि इस चीज में कितना रिस्क है आपका, और आपकी क्रेडिट इवेल्यूशन करने में भी मदद करता है। हाँ जी, क्लियर टू ऑल, ओके। देन लास्ट है हमारे पास स्पोर्ट्स। अब यहाँ पर क्या होता है, प्लेयर्स यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स को टू ट्रैक एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। जैसे कि आपने चक दे इंडिया मूवी देखी होगी ना, तो आखिरी में जो वो सीन होता ना, जब वो उनको उसने जैसे पैर किया होता राइट तरफ, जो जितना मुझे याद है पैर उसका राइट तरफ होता, लेकिन उसकी जो हॉकी की स्टिक होती उसने लेफ्ट की तरफ किया होता। तो जो वो सर थे जैसे शाहरुख खान थे उसमें, तो उसने बताया कि ये तो मतलब आई थिंक सो, अगर दोनों चीज़ें अलग अलग तरफ इस बंदे का या फिर इस प्लेयर की है तो ये सेंटर में मारेगी। तो फिर इस तरीके से ना, तो यहाँ पर प्लेयर्स का हम पहले से, जैसे कोई मैच होता ना, जैसे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्लेयर्स हैं उनका परफॉर्मेंस देखी जाती है कि ये फील्डिंग में अच्छे हैं, ये बॉलिंग में अच्छे हैं, ये बैटिंग में अच्छे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से स्टैट्स आपको मदद करता है अपनी भी और दूसरों की भी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में, और आपने अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करना है, इस तरीके से। और अगर आपकी टीम का सक्सेस या फिर एथलीट का जो सक्सेस होता है, जैसे कई एथलेटिक्स जो होते हैं, जो मतलब रेस लगाते हैं, वो स्टार्टिंग में धीरे चलते हैं और एंडिंग में स्पीड पकड़ते हैं, और कई होते हैं वो एवरेज स्पीड से सारी रेस को कवर करते हैं। तो आपका स्टैट्स का यूज़ कर रहे हो आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आप स्टैट्स का यूज़ कर रहे हैं जिससे आपकी टीम या एथलेटिक्स का सक्सेस डिपेंड करता है, और इसी चीज़ों पर अगर उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो ये मैंने अलग अलग आपको फील्ड बताए हैं जहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया जाता है। हाँ जी, चलिए अब आगे करते हैं हम। ओके, अब उसके बाद स्टैटिस्टिक्स कौन सा काम करता है। हाँ जी, सबसे पहले देखिए, जो पहले वो चीज़ें बार बार आपको आएंगी, सो डैट आप उसको अच्छे से अपने माइंड में बैठा लो कि यही काम होता है इसमें। स्टैटिस्टिक्स आपको मदद करेगा डाटा को प्रेजेंट करने में डेफिनेट फॉर्म में, टी फॉर्म में कर दिया, इस तरीके से कर दिया आपने। तो यहाँ पर आपको स्टैटिस्टिक्स मदद करता है फैक्ट्स को प्रेजेंट करने में इन अ डेफिनेट फॉर्म, एक अच्छी फॉर्म में आपने कैसे प्रेजेंट करना है, उसमें ये आपको मदद करेगा। अब और ये मदद करेगा आपको सिंपली डाटा, जो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है ना, अब मेरे पास यहाँ से लेकर लिखा है
ए लिमिटेड कंपनी हैज़ एसेट्स दिस लाइबिलिटीज इतनी, इस साल में उसने इतना कमाया, इस साल में उसको इतना लॉस हुआ, फिर उसके बाद उनके एक मेंबर की डेथ होगी, फिर परफॉर्मेंस डिक्लाइन होगी, लेकिन एक नया मैनेजर आ गया जिसने परफॉर्मेंस को बढ़ा दिया, फिर इनके प्राइजेस इनकम बढ़ गई, ठीक है, उन्होंने क्या है ज़्यादा लोगों को हायर किया, अलग अलग तरह से एक लंबा सा पैराग्राफ दिया है। अब ये कॉम्प्लेक्स डाटा है, मुझे पढ़ने में इसको 15 मिनट या 5-10 मिनट लग रहे हैं, लेकिन यही डाटा अगर मैंने इस तरीके से लिखा होता, ABC लिमिटेड कंपनी, यहाँ पर एसेट्स लाइबिलिटीज़, ठीक है, फिर उसके बाद एक और टेबल बना दिया प्रॉफिट, फिर यहाँ पर यह 2015, 16, 17 यहाँ पर प्रॉफिट्स वगैरह आ गए, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर आपको और यहाँ पर आगे परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट्स इन कंपैरिजन टू बैक ईयर। तो इस हिसाब से आपको जो भी आपका कॉम्प्लेक्स डाटा होता है, उसके बाद क्या है, उस डाटा को आपको क्या है ईजिली फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करने में ये आपको मदद करेगा। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह के डाटा को मैंने कैसे रिप्रेजेंट करना है। देन उसके बाद कहते हैं इट प्रोवाइड्स अ टेक्निक्स ऑफ कंपैरिजन, और ये आपको मदद करता है, अलग अलग टेक्निक्स प्रोवाइड करेगा कि जहाँ से आप क्या कंपैरिजन कर सकते हो, इस साल के प्रॉफिट का पिछले साल के प्रॉफिट के साथ, पिछले साल के प्रॉफिट से आपने फ्यूचर का प्रॉफिट का मतलब निकाल कर, तो ये तो मैंने बताया था टाइम सीरीज एनालिसिस से करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में आप बहुत तरह के मेथड्स पढ़ेंगे जिसमें से एक मेथड आपको सिर्फ मदद करेगा कंपैरिजन करने में भी। ओके, देन फोर्थ क्या कहते हैं, ये आपको रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द 2 और मोर वेरिएबल्स। अब वो रिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और वो रिलेशन नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे कि प्राइस एंड डिमांड, इन दोनों चीज़ों में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर आपके प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। हाँ जी, क्लियर। और अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप खर्चे भी ज़्यादा करने स्टार्ट कर देते हैं, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है, खाने पीने के तरीके, पहनावा, हर एक चीज़ आप बदलाव लेकर आते हो। तो इन दोनों चीज़ों में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ों में रिलेशनशिप बिल्ड करना, प्लस उस रिलेशनशिप को देखना कि वो वेदर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कौन से डायरेक्शन का वो रिलेशन है, ये भी आपको स्टैटिस्टिक्स ही मदद करेगा। और लास्ट क्या कहते हैं यहाँ पर, इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। स्टैटिस्टिक्स आपको मदद करेगा पॉलिसीज को बनाने में भी। आप पिछले साल जैसा काम किया था, अब जैसे एक साल में क्या है कि कोई कॉलेज है ABC लिमिटेड, वहाँ पर पिछले साल के कंपैरिजन इस साल की जो क्या कह सकते हैं एडमिशन्स थी वो डिक्लाइन कर गई। तो वेरियस रीजंस को निकाला गया यहाँ पर कि क्लैरिकल स्टाफ क्या है काम टाइम से नहीं कर रहा, ठीक है, हमने स्कूल्स में जाकर विजिट नहीं किया था। देन उसके बाद आप निकाल लीजिए एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई, बच्चे की काउंसलिंग अच्छे से नहीं हुई, इस तरीके से क्या है अलग अलग आपके रीजंस निकल कर आ रहे। फॉर फ्यूचर कि अगर ये चीज़ें ना हो तो मैंने पॉलिसीज बनानी है कि हमने जनवरी फेब के महीने में जो स्कूल्स हैं जो +2 तक के होते हैं, मैंने यहाँ पर विजिट करके अपने कॉलेज का प्रमोशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है स्टैटिस्टिक्स मदद करता है। पहले का डाटा पढ़ा, दिक्कतें देखी, तभी आप आगे की पॉलिसीज बनाएंगे। तो स्टैटिस्टिक्स आपको मदद करेगा पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में भी। ओके, ये लास्ट आज हम करेंगे लिमिटेशंस। अब किसी चीज़ को आप पढ़ रहे तो उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं, तो लास्ट हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस क्या हैं। अब यहाँ पर किसी भी सिंगल डाटा को यूज़ नहीं किया जाता। जैसे कि मेरा नाम प्रीति सिंह है, अब मेरे 10th के मार्क्स अकेले, एक ही डाटा है, उससे आप कुछ निकाल पाएंगे। अब मेरे आपके पास 10th और 12th का डाटा होगा तो आपको पता चलेगा कि अगर 10th में सपोज करिए 70% थे और 12th में 80% थे, तो इस पर्सन की परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है। तो अगर आपके पास एक केवल डाटा है, एक बच्चे के एक सब्जेक्ट के नंबर हैं, ठीक है, जैसे कि एक लड़की है आपकी रिया, अब रिया के आपको इंग्लिश के मार्क्स पता है तो कुछ निकाल पा रहे हैं कि रिया कैसी है, रिया की इंग्लिश अच्छी कि नहीं। तो अगर रिया की जितनी क्लास के बच्चे हैं सबके इंग्लिश के मार्क्स होंगे तो बताएंगे कि रिया के इंग्लिश के मार्क्स अच्छा है इन कंपैरिजन टू अदर्स। और अगर रिया के ही सारे सब्जेक्ट्स के नंबर दिए होते तो बताते कि रिया के सबसे हाईएस्ट मार्क्स इंग्लिश में आए हैं, या फिर रिया की परफॉर्मेंस इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर कहा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स आपकी कभी भी सिंगल डाटा की स्टडी नहीं करता है, ये ग्रुप ऑफ डाटा की ही स्टडी करता है। आपको डाटा ज़्यादा चाहिए अगर आपने स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करना है। और पहले भी हमने समझा था कि स्टैटिस्टिक्स में कोई भी क्वालिटेटिव डाटा नहीं पढ़ा जाता है, सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा को ही पढ़ा जाता है।
क्वालिटेटिव क्वालिटीज किसी पर्सन की, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उनको इग्नोर किया जाता है। और जो यहाँ पर आपके रिजल्ट्स आते हैं वो अप्रोक्सीमेट आते हैं, एग्जैक्ट नहीं आते हैं। जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपके एवरेज होते हैं, आप और उनको प्रोबेबिलिटी से लेते हो कि हाँ 50 to 60%, 50 to 55% इस तरीके से क्या है असर पड़ा होगा पिछले साल की, कह सकते हो काउंसलिंग का, इस साल के एडमिशन्स के ऊपर। इस तरीके से कोई भी डाटा आपका एग्जैक्ट नहीं आता है, रिजल्ट्स आर अप्रोक्सीमेट। देन जो हम डाटा लेते हैं, जैसे अब मेरे पास क्या है 10-12 स्कूल्स के गर्ल्स और बॉयज़ हैं, तो मैंने किसी 2 या 3 स्कूल के गर्ल्स और बॉयज़ का परफॉर्मेंस चेक कर लिया और मैंने ओवरऑल बता दिया कि पूरे सारे प्राइवेट कॉलेज स्कूल्स जो हमारे एक शहर में हैं उसमें से गर्ल्स ज़्यादा अच्छे पढ़ने में है बॉयज़ के कंपैरिजन। तो जो भी हमने स्टडी करनी है ना, स्टैट्स का मेथड अप्लाई करना, तो मैंने पूरे डाटा के ऊपर नहीं अप्लाई करना होता, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा उठाती हूँ मैं, दैट इज़ अ सैम्पल, और मैं सैम्पल पर ही उसको स्टडी करती हूँ और सारा जो कंक्लूजन सैम्पल का होता है ना उसको मैं फुल डाटा के ऊपर अप्लाई कर देती हूँ। हाँ जी, क्लियर, ओके। देन उसके बाद रिस्क ऑफ बायस, और इसमें क्या है बायसनेस का रिस्क होता है। जैसे कि बीइंग अ गर्ल, अगर मैं गर्ल हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या है लड़कियों की अच्छाइयाँ दिखेंगी, उनकी बुराइयों को मैं इग्नोर करूँगी, फिर बताऊँगी कि लड़कियाँ अच्छे पढ़ने में है, बॉयज़ नहीं अच्छे हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका इन्वेस्टिगेटर होता है, जो भी पर्सन उसको स्टैट्स के मेथड्स को अप्लाई करता है, उसका पक्षपात कहीं ना कहीं किसी चीज़ के ऊपर अगर आ गया तो वो आपको दिक्कत देगा। डेट मीन्स यहाँ पर बायसनेस का रिस्क होता है। अगर उस बंदे ने डाटा सही से कलेक्ट नहीं किया, डिसऑनेस्टली किया, तो आपके रिजल्ट्स गलत आने के चांसेस रहेंगे ना। अब मैंने क्या है 10 स्कूल की जगह 8 को करके 2 का डाटा अपनी तरफ से अंदाजे से गर्ल्स और बॉयज़ का बना दिया। तो अगर आपका जो इन्वेस्टिगेटर होता है या फिर जो आपका डाटा कलेक्टर पर्सन होता है, अगर वही सही से काम नहीं करेगा तो आपका जो डाटा है वो गलत आप कलेक्ट करेंगे और रिजल्ट भी गलत आएंगे। तो यहाँ पर रिस्क ऑफ बायसनेस होती ही होती है। तो चलिए इसी के साथ मैं आज की क्लास को आपको एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के सारे टॉपिक्स समझ आए होंगे। मिलते हैं हम कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ये पीपीटी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी हमारी कल की क्लास में। हाँ जी, थैंक यू फॉर एवरीवन, आप मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं कल।